नमस्कार मित्रों, गोलचक्र की यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। बैंकिंग वाला टॉपिक आपका चल रहा है और बैंकिंग में हमने 4-5 क्लास आपको डिलीवर भी कर दिया है। पिछला वाला वीडियो देखने के बाद ही ये क्लास आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको बताते चलूँ कि कंटेंट के साथ किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। पूरी तरह एनालिसिस के बेस पर क्लास लिया जा रहा है, चाहे सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, ठीक है ना। तो बैंकिंग वाला जो क्लास चल रहा है उसमें आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, भारत में बैंकिंग प्रणाली की संरचना। इसमें हम एसबीआई को पूरी तरह देखेंगे और ये देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देखेंगे और निजी क्षेत्र के बैंक देखेंगे, भारतीय बैंक और निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक देखेंगे और साथ ही साथ एसबीआई को देखेंगे, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे। तो बाकी हम आपको बताते चलें कि भारत में जो बैंकिंग प्रणाली की संरचना है वो इसी 3 रूपों में दिखाई पड़ती है। पहला अनुसूचित बैंक, दूसरा अनुसूचित सहकारी बैंक और तीसरा है भारतीय वित्तीय संस्थान। तो सभी भारतीय वित्तीय संस्थान जितने भी हैं, चाहे वो सिडबी हो, नाबार्ड हो, आईडीबीआई हो, एक्जिम हो, सारे को हम लोग पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, यहाँ पर देखिएगा 4 प्रकार के बैंक आते हैं। पहला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिसको हम जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बैंक कहते हैं, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। फिर निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक, निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये आपके जो है 4 प्रकार के जो है बैंकों का वर्गीकरण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में किया गया है। फिर अनुसूचित सहकारी बैंक, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड, इसके तहत 2 भागों में जो है डिवाइड किया जाता है सहकारी बैंकों को। एक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं और दूसरा शहरी सहकारी बैंक। जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं उसमें 5 संस्थाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? राज्य सहकारी बैंक, जिला मध्य सहकारी बैंक, प्राथमिक ऋण कृषि समितियां, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए इसको, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां ऐसे करिएगा। फिर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये 5 जो है एक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं हैं। बाकी एक आपका जो है अलग से शहरी सहकारी बैंक, उसको भी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते हैं एक एक चीज करके पूरा डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है वाणिज्यिक बैंक की थोड़ा सा हम परिभाषा वगैरह देखेंगे, फिर सार्वजनिक बैंकों पर आते हैं, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ये कैसे बैंक होते हैं, कहां पर ये सूचीबद्ध होते हैं, सारा कुछ क्लियर कट करेंगे। यह ऐसे बैंकों को संदर्भित करता है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध हों। मतलब कि यह ऐसे बैंक होते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की जो दूसरी अनुसूची है उसी में कंपाइल्ड होते हैं, सूचीबद्ध होते हैं, ठीक है। फिर इन वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत रेगुलेट या विनियमित किया जाता है। अब सुनना जरा, यहाँ पे आपको 2 अधिनियम दिखाई पड़ रहे होंगे, एक जो है आरबीआई एक्ट 1934 और एक जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो इसके तहत तो जो रेगुलेट किए जाएंगे वाणिज्यिक बैंक जो 1949 वाला है, लेकिन जो 1934 वाला है आरबीआई एक्ट 1934, इसकी दूसरी अनुसूची में यही वाणिज्यिक बैंक सूचीबद्ध होते हैं। उन्हीं को जो है हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। अब समझना जरा यहाँ पर मानदंड की क्या मानदंड होता है मान्यता के लिए। तो चुकता पूंजी जो पेड अप मनी है, चुकता पूंजी और जो संचित कोष है, इसका कुल जो मूल्य है कम से कम कितना होना चाहिए, 5 लाख रुपया होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि साहब बहुत कम है। हाँ बिल्कुल कम है, इतने समय तो 500 करोड़ रुपया है। लेकिन समझिएगा बात ना कि ये जो है मनी, ये चूंकि जो है पुरानी परिभाषा के अंतर्गत ही आरबीआई रखा है, अभी इसको चेंज नहीं किया है, तो इसीलिए जो है हमने वैसा ही लिया है जैसा आरबीआई ने अभी अपनी परिभाषा में रखा हुआ है। फिर जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होनी चाहिए, तो ये कुछ मानदंड है। फिर भारत में वाणिज्यिक बैंकों को 5 समूहों में बांटा जाता है। कौन कौन से समूहों में वाणिज्यिक बैंकों को बांटा जाता है? ये देखिए, वाणिज्यिक बैंक कहां पर रजिस्टर्ड थे? ये आरबीआई के एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में, ठीक। कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई ही रेगुलेट करेगा। किसके माध्यम से? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से। यहां पर इनको 5 समूहों में डिवाइड किया जाता है। किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। पहला है एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है राष्ट्रीयकृत बैंक और तीसरा है भारतीय निजी बैंक और चौथा है निजी क्षेत्र के विदेशी बैंक और पांचवा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। अब आते हैं एक एक चीज करके, हम जो है पहले शुरुआत करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और पूरा डिटेल से इसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, जब हमने पहला क्लास लिया था तो यहां पर सारा कुछ बैकग्राउंड हमने एसबीआई का बता दिया था।
जो लोग भी स्टूडेंट वगैरह देखे होंगे जो है पहला क्लास, तो उनको सारा कुछ पता होगा कि किस प्रकार एसबीआई का उद्भव हुआ था, ठीक है ना। खैर आपको बताते चलूं, फिर से एकदम पूरा शुरुआत से ही करते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि औपनिवेशिक शासनकाल था, अंग्रेजों का शासनकाल था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन के अंतर्गत 3 बैंक स्थापित किए गए। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। अब समझना जरा, तीनों बैंकों को 1921 में मिला दिया गया, और जब तीनों बैंकों को 1921 में मिलाया गया तो उसी को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला गया। तो फिर इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में बदल करके नाम दे दिया गया एसबीआई, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि एक एक्ट पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा, एसबीआई एक्ट 1955, उसी के तहत एसबीआई इसका नामकरण कर दिया गया, ठीक है ना। अब समझना जरा यहाँ पे और कुछ मैं बता दूं आपको। यहाँ पे देखिए जरा कि 1960 में 7 क्षेत्रीय बैंकों का नियंत्रण किसको प्राप्त हुआ? एसबीआई को प्राप्त हुआ। यहाँ पर एक कहना चाह रहा है कि साहब ये 7 बैंक है ना, ये क्षेत्रीय बैंक हैं जो रियासतों के बैंक हुआ करते थे, ठीक है। आज़ादी के पहले रियासतों के बैंक हुआ करते थे, आज़ादी के बाद भी थे। तो इन्हीं का जो नियंत्रण है वो एसबीआई के हाथों में दे दिया गया। कब दिया गया? 1960 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि जो बैंक ऑफ सौराष्ट्र और बैंक ऑफ इंदौर है, इनका विलय कब एसबीआई में किया गया? तो अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो थोड़ा सा सारा कुछ डिटेल से देख लेते हैं। तो 7 बैंक कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। अब समझना जरा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय एसबीआई में 2008 में किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय 2010 में किस में किया गया? एसबीआई में किया गया। ये जो शेष 5 बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और त्रावणकोर, इन पांचों का जो विलय है वो कब किया गया? एसबीआई में 2017 में किया गया। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सवाल है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। अध्यक्ष इतने समय कौन है? आज मैंने सर्च किया, ठीक है ना। तो चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी हैं, ये 27वें हैं, ठीक है। पूरा अपडेट करके मैं आपको बता रहा हूँ, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अब देखना जरा, यहाँ पर एक मैंने बॉक्स में कुछ चीज़ें बंद की हैं, फिलहाल पहले आप नोट देख लीजिए। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी परिसंपत्ति बाजार में 23% की भागीदारी है। तो अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। उसके बाद कौन सा है? पीएनबी। तो ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है ना। फिर और लोन तथा डिपॉजिट बाजार में 25% की भागीदारी है। तो साहब यहाँ पर एसबीआई का जो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक बैंक है और जिसकी परिसंपत्ति बाजार में कितनी है? 23% की भागीदारी है परिसंपत्ति बाजार में। और जो लोन तथा डिपॉजिट बाजार में इसकी भागीदारी कितनी है? 25% की है। यहां पर एक हमने बॉक्स बनाया है, बॉक्स वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दिक्कत होगी बच्चों को। अब देखना जरा कि 2008 से पहले एसबीआई का ज्यादा स्टेक आरबीआई के पास था, ठीक है ना। अब समझना जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 1955-56 में क्या किया गया कि आरबीआई के द्वारा इसका जो है ज्यादातर जो है भाग अधिग्रहण कर लिया गया। मतलब कि जो है इसको रेगुलेट करने का काम कौन कर रही थी? आरबीआई। ज्यादातर स्टेक किसके पास था? आरबीआई के पास था। लेकिन 2008 के पश्चात भारत सरकार ने इसका स्टेक ज्यादातर ले लिया, एसबीआई का, ठीक है ना। अब समझना जरा, तो यहां पर अब भारत सरकार और आरबीआई किस तरह इसको जो है रेगुलेट करती है और ओनरशिप में जो है पार्टिसिपेट करती है, दोनों को हम स्पष्ट कर देते हैं। पहला कि बैंकिंग ऑपरेशन और रेगुलेशन आरबीआई करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर एसबीआई का बैंकिंग ऑपरेशन और रेगुलेशन करना होगा कौन करेगा? आरबीआई करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ओनरशिप, चूंकि 55% ओनरशिप भारत सरकार लिया है एसबीआई का, ठीक है ना, अगर 55% अगर ओनरशिप और कंट्रोल की बात होगी तो ये भारत सरकार के पास होगी, ठीक है। तो ये हमने पूरा एसबीआई को पूरा डिटेल से देखा, किसी प्रकार का कंटेंट हमने नहीं छोड़ा है। तो ऐसे एज इट इज आप नोट्स बनाएंगे, किसी प्रकार का जो अपडेट होगा तो उसको मैं करता रहूंगा। यहाँ पे जरा देखना, राष्ट्रीयकृत बैंक। तो सवाल है कि साहब बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? क्या कारण थे कि राष्ट्रीयकरण किया गया? इसीलिए राष्ट्रीयकरण किया गया कि पहले बैंक निजी हाथों में थे और निजी हाथों में होने के कारण जो कृषि क्षेत्र था,
ग्रामीण क्षेत्र था, इनकी उपेक्षा हो रही थी। धन का जो संकेंद्रण था, वित्त का संकेंद्रण, अर्थ का संकेंद्रण निजी प्लेयर में था। तो जब सरकार के हाथ में आ जाएगा तो हंसिए कि अंतिम पायदान का जो क्षेत्र होगा वहां पर विकास धारा पहुंच सकेगी, वहां पर धन पहुंच सकेगा, ऋण पहुंच सकेगा। ठीक है ना। जो उपेक्षित क्षेत्र थे, जो जिनकी उपेक्षा हो रही थी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, एमएसएमई क्षेत्र हो, वहां पर शाखाएं स्थापित होंगी, वित्तीय समावेशन हो सकेगा। तो ऐसे कुछ कारण थे जिसके कारण जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। पहला मतलब सीधी सी बात है कि निजी प्लेयर के हाथों से हटा करके सरकार के हाथों में बैंक का पूरा कार्य आ जाना, स्टॉक आ जाना, ठीक है ना, ज्यादातर शेयर आ जाना। बस यही है राष्ट्रीयकरण का मतलब। यहां देखिए क्या कारण है कि राष्ट्रीयकरण, कि कुछ ही हाथों में आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण था, इसलिए सरकार के हाथों में देने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंक पहले मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में थे। अच्छा, बैंक क्या कर रहे थे पहले, जो निजी क्षेत्रों में था, निजी हाथों में था, ये शहर में जो है ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे कि नहीं हम शहरों में ही रहेंगे। तो जो ग्रामीण विकास होना चाहिए था, कृषि का विकास होना चाहिए था, वो चीजें बाधित हो रही थी, इसलिए जो है राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। तो यहाँ देखिए कि बैंक पहले मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में थे, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास की उपेक्षा हो रही थी। ठीक है। फिर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे कृषि, एमएसएमई, ग्रामीण में वित्तीय समावेशन के लिए जरूरी हो गया था कि इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों में वित्त पोषण योजना का प्रारंभ करने के लिए, ताकि उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। तो ये कुछ कैसे कारण थे जिसके लिए जो है राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया। तो यहां पर जरा आप देखना, जो है यहां से क्वेश्चन आया है, क्या आया है ये देखिए, आपके मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो निजी क्षेत्र के बैंक थे उनका जो है राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, क्या कारण थे कि राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहां से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी यहां से प्री के क्वेश्चन बने हैं कि 1969 में, अब समझना बात, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है ना, वो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। कब कब किया गया? 1969 में 14 बैंकों का किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है। ये नहीं पूछा गया है किस अधिनियम के तहत, अगर पूछ लेगा और डाल देगा 1934 तो कंफ्यूज मत होइएगा साहब, इसको जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत किया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा देखना आप कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण किया गया, मतलब कि विलय किया गया, दो बैंकों को मिला करके एक बैंक कर दिया गया। ठीक है ना। जैसे कि 1 अप्रैल 2020 में, अच्छा 1 अप्रैल 2019 में देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था, उसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर 1 साल बाद 1 अप्रैल 2020 को पीएनबी में 2 बैंकों का विलय किया गया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। केनरा बैंक का सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया? केनरा बैंक में किया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किसमें किया गया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया। फिर इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया? इंडियन बैंक में किया गया। तो अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि जो विलय किया जा रहा है, विलय का लाभ क्या है, क्यों विलय किया जा रहा है। तो वहां से मेंस की अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बैंकों के विलय का क्या कारण है, या बैंकों के विलय से क्या जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में लाभ हो सकता है बैंकिंग डायमेंशन से, तो उसको सारा कुछ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। मैं आपसे ये कहूं कि साहब जो बैंकिंग विलय है या समामेलन है, इसका लाभ क्या है। तो पहला चीज कि वैश्विक बैंकों के साथ प्रभावी रूप से एक प्रतिस्पर्धा में आ सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जब सोचिए ना कि दो भाई आपस में मिल जाए तो उनकी शक्तियां तो बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एक कमजोर हो, एक ज्यादा शक्तिशाली हो, तो अब दोनों जो है मजबूत हो जाएंगे, तो पड़ोसी से अच्छे से ये प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अलग नहीं होना है। तो उसी लिए कि जो बैंकों का विलय किया जाता है, तो वैश्विक स्तर पर जो हमारे पड़ोसी बैंक हैं, ठीक है, वैश्विक देशों के, विदेशी देशों के, उनसे प्रतिस्पर्धा अच्छे से की जा सके। बड़े पैमाने पर संचालन व तालमेल से बैंकों को लागत लाभ मिलता है। ठीक है। अभी समझिए ना कि अकेले आप खाना बनाइए तो कितना आपका लागत आएगा? ज्यादा आएगा, औसत लागत। लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 लोगों का खाना साथ में बने, ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि लागत कम आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि जब बड़े बैंकों पर संचालन व तालमेल से जो बैंकों का लागत लाभ है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ लागत लाभ मिलता है। दिवालियापन, मतलब कि जो छोटा भाई था, एक कगार था, दिवालियापन मतलब कि जो है ये तो पूरी तरह
कंगाल होने के कगार पे था, लेकिन बड़ा भाई इसको बचा लेता है। तो ऐसे बैंक होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं, ये दिवालियापन के कगार पे आ जाते हैं, ठीक है, रुग्ण हो जाते हैं, एकदम पूरी तरह बीमार बैंक हो जाते हैं, बीमारू अवस्था में हो जाते हैं। तो इनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए बड़े बैंकों में इनका विलय किया जाता है, तो दिवालियापन से उभरने में मददगार होता है। ग्राहकों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए जो बैंक डूबने वाला है, यहाँ से कुछ ग्राहक जुड़े हुए होंगे ना, कुछ लोग अपना पैसा जमा किए होंगे, ऋण लिए होंगे, ऋण वगैरह, तो ये सब सारी चीजें जो है, जो ग्राहक होते हैं उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। बड़े बैंकों की दक्षता तथा तकनीकी लाभ मिल सकेगा, बिल्कुल मिल सकेगा। ये जो बड़ा बैंक है, बड़े बैंक में दक्षता अच्छी होती है, तकनीकी प्रौद्योगिकी अच्छे लोग होते हैं, कुशलता पूर्वक लोग होते हैं, तो इनसे ये छोटा बैंक सीख सकता है। एनपीए को नियंत्रित करने में मददगार होता है। एनपीए देखिए हम पढ़ाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, गैर निष्पादित संपत्तियां। जैसे जब कोई वाणिज्यिक बैंक होता है, किसी व्यक्ति को ऋण देता है और वो ऋण 90 दिन के भीतर नहीं दे पाता है, तो मान लीजिए 100 रुपये का ऋण दिया और 100 रुपया जब 90 दिन के भीतर इस बैंक को नहीं लौटाता है ब्याज सहित, तो ये जो 90 रुपया होता है, इसी को हम गैर निष्पादित संपत्तियां या एनपीए कहते हैं। तो साहब सीधी सी बात है कि जब ये बैंक मिलेंगे आपस में, तो आसानी से वो वसूला भी जा सकता है। तो एनपीए को नियंत्रित करने में मददगार, वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिल सकेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने लाभ बताया। वर्तमान में साहब देखिए कि 12 सार्वजनिक बैंक हैं, इसमें 11 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और एक एसबीआई है। अब समझना जरा, नोट में मैं कुछ लिखा हूं कि विलय के पश्चात एसबीआई के बाद, ध्यान से सुनिए, विलय के पश्चात एसबीआई के बाद पीएनबी दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। तो ये आपको नोट डाउन करना है, प्री में पूछ सकता है। यहाँ पे जरा देखना, निजी क्षेत्र के बैंक। हमने बताया कि साहब निजी क्षेत्र के जो बैंक होते हैं वो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हो सकते हैं और विदेशी निजी क्षेत्र के बैंक हो सकते हैं। तो सवाल है कि इसको रेगुलेट कौन करेगा? जो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ क्लियर करेंगे। जिस बैंक का प्रमुख हिस्सा, मतलब कि ज्यादातर हिस्सा जो है निजी क्षेत्रों के हाथ में हो, उनको निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। भारतीयों के पास होगा तो भारतीय बैंक, विदेशियों का होगा तो विदेशी बैंक होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जिस बैंक का प्रमुख हिस्सा निजी स्टेक धारक द्वारा रखा जाए उसे निजी क्षेत्र का बैंक कहते हैं। भारत में निजी क्षेत्र के बैंक का विनियमन बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। जैसे वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन रेगुलेशन किया जाता है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा, वैसे ही निजी क्षेत्रों का बैंक भी किसके तहत किया जाता है? आरबीआई के द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत किया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि साहब जो भारत में निजी क्षेत्र का बैंक कौन कौन सा हो सकता है, तो जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक, तो ये सब कैसे बैंक हैं? निजी क्षेत्र के भारतीय बैंक हैं। सारा कुछ पढ़ेंगे, सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, अभी एक एक बैंक उठा करके। विदेशी बैंक, अब समस्या, अब देखना जरा कि ये अपना प्यारा सा भारत है। अब इस भारत में मान लीजिए कोई विदेशी बैंक है, अपनी शाखा खोलना चाहता है, तो ये आवेदन करेगा भारत में, ये आरबीआई के पास, आरबीआई के पास आवेदन करता है। फिर आरबीआई ही क्या करती है? उसको विनियमित करती है, किसके माध्यम से? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से, ठीक है ना। अब समझना जरा, मान लीजिए कि कोई जो है बैंक है, ये अपना पूर्ण कंपनी के रूप में खोलना चाह रहा है भारत में, तो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में स्थापित कर सकता है भारत में, ठीक है ना, बशर्ते वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करे। अब यहाँ पर कुछ हमने विदेशी बैंक दे दिया है, जैसे सिटी बैंक अमेरिका का है, बैंक ऑफ सिलोन श्रीलंका का है, ड्यूस बैंक जर्मनी का है, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये सब जो है बैंक हैं ये अमेरिका का है। तो ये विदेशी बैंक हो गए। कल मिलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ, और ज़्यादा कुछ हम लोग देखने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उम्मीद है कि चीज़ें पसंद आ रही होंगी, लेक्चर पसंद आ रहा होगा, और ये भी आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी नोट्स बना रहे होंगे, जिस तरह हम नोट्स बनाए हैं, जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप भी बना रहे होंगे। मैं आपको एक बात ये भी बताते चलूँ कि चाहे वो न्यू कमर हो या फिर इकोनॉमी कहीं पे पढ़ा लिखा हो, तो आसानी से उसको जो है समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार के कंटेंट का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। मिलते हैं कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।